हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, पहले टाइटल को समझते हैं। देखो, नाजी करके एक पार्टी थी, ठीक है। नाजी करके एक पार्टी थी और उसका जो आइडियोलॉजी था उसको नाजिज्म बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द राइज ऑफ हिटलर मतलब हिटलर करके एक रूलर था जिसने अपने ही देश के लोगों यानी जर्मनी में अपने ही देश के लोगों को, जो मेनली बोल सकते हैं कि थोड़े से गरीब थे और जो दिव्यांग वाले लोग थे यानी जिसके पैर हाथ काम नहीं करते थे, उनको मार लिया। क्यों? क्योंकि वो पूरे यूरोप को रूल करना चाहता था। तो इसलिए उसने सोचा कि जितना कम लोग होंगे वो इजीली रूल भी कर पाएगा, पैसे भी ज्यादा बच जाएंगे और वो पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल कर पाएगा। पर उसने जो सोचा था उसके अपोजिट में हुआ। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन से बीच में हुआ था, मतलब कौन कौन से राजा के बीच में? एक बार फिर बता देते हैं। देखो, दो पावर थे, एक तो सेंट्रल पावर था और था एक एलाइज पावर, ठीक है। एलाइज पावर था और एक सेंट्रल पावर था। सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलियन और ओटोमन था, ठीक है। कौन कौन से सेंट्रल पावर में थे? जर्मनी, ऑस्ट्रियन और ओटोमन। और एलाइज पावर में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और फिर यूएसए। लेकिन यूएसए ने जो है 1917 में एंट्री मारी, ठीक है। तो मतलब आपको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो बीच में क्या हुआ कि जब पहले पहले यूएसए नहीं था एलाइज पावर में, पहले तभी कौन कौन से थे? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये तीन ही कंट्रीज थे पहले एलाइज पावर में। लेकिन जैसे यूएसए ने 1917 में अपनी एंट्री मारी, उसके एक साल के बाद जो सेंट्रल पावर यानी जो जर्मनी वाला पार्ट था वो हार गया। तो पहले पहले तो लोगों को यही लगा था कि जर्मनी ही जीतेगा, लेकिन जब लास्ट ईयर में यूएसए ने एंट्री मार दी तब जो जर्मनी हार गया। और तब जो राजा थे वो थे केजर विलियम। तो जब राजा को पता चल गया कि उनका देश हार गया, तो उनको पता है कि इसका बहुत मतलब डैमेजिंग हुआ है, डिस्ट्रक्टिव हुआ है, तो उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। तो जब उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी तो दूसरे लोगों ने एक रिपब्लिक बनाया जिसको वाइमर रिपब्लिक क्या बोलते हैं? वाइमर रिपब्लिक। इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर में देखेंगे। इंट्रोडक्शन, वाइमर रिपब्लिक बनाया जो डेमोक्रेसी होना चाहते थे, क्योंकि जब केसर विलियम टू राजा थे तब मोनार्की था, और जैसे ही वो राजा के गद्दी से हट गए तब इन लोगों ने सोचा कि देश को रिपब्लिक यानी डेमोक्रेसी बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ कि देखो, अभी तो जो सेंट्रल पावर था यानी जो जर्मनी वाला पार्ट था वो हार गया। तो फिर यूरोप में ही यूरोप की कंट्रियों के यूरोप कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज थे उन लोगों के बीच में ही लड़ाई हुई थी। तो उसमें क्या बोला कि जो ग्रेट ब्रिटेन जो एलाइज पावर थे, देखो आपको समझना है कि दो पावर थे, सीपी यानी सेंट्रल पावर और दूसरा था एलाइज पावर यानी एपी। तो एपी ने सीपी को क्या बोला कि जो भी ये जैसे कि यूरोप में जितने भी चीजें थे वो मेनली मैक्सिमम जो है जर्मनी ने हड़प लिए थे, मतलब लड़े तो थे सबने, पर जर्मनी ही मेनली कारण था इस वर्ल्ड वॉर के लिए। तो इसलिए सारे जो भी एलाइज पावर ने एक ट्रीटी दे दी, मतलब ट्रीटी लागू कर दिया जर्मनी के ऊपर, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोलते। इसमें क्या बोला कि जर्मनी को 6 मिलियन पाउंड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके वजह से बहुत नुकसान हुआ है यूरोप में। एक तो पहले से जर्मनी में पहले से इकोनॉमिक क्राइसिस था, और जैसे उन्होंने और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लागू कर दिया जिसमें उन्हें 6 मिलियन पाउंड्स बनना था, वो और भी मुश्किल में पड़ गया। फिर आया अमेरिका उसको बचाने, यानी जो यूएसए जिसके कारण वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था। थोड़े समय के बाद उसने देखा कि जर्मनी के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। जर्मनी के लोग भी बहुत गुस्सा हो गए कि एक तो पहले हमें इतना नुकसान करवाया और अभी फिर क्या करते हैं कि जो जर्मनी में जो पैसे थे वो भी इंक्रीज कर दिए। यानी अगर एक ब्रेड उनको खरीदना होता था तो वो एक पूरा एक बस्ता लेके जाते थे पैसे की, क्योंकि इतना पैसे उन्होंने बढ़ा दिया था। तो इसलिए लोगों को भी बहुत मतलब क्राइसिस मतलब देखना पड़ा। तो इसलिए अमेरिका आके उसने मदद तो की, उसने मतलब बहुत सारे पैसे भी उनको दिए कि चलो अभी आप थोड़ा सा मतलब उनका इकोनॉमिक थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन बाद में अमेरिका में ही एक फैक्ट्री है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो वो जो फैक्ट्री है वो बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उससे ही मेनली यूएसए पैसे कमाता है। लेकिन 1929 में वो फैक्ट्री जो है वो भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो सस्ते दाम पे ये जो लोग हैं बेचने लगे, जिससे वो फैक्ट्री बंद हो गया
और इसका जो इफेक्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में फैला। क्यों? क्योंकि जो यूएसए क्या करता था कि बहुत सारी चीजों की एक्सपोर्टिंग भी करता था। अभी देखो, मान लो कि अगर राइस अगर कोई कंट्री में नहीं उगता और यूएसए अगर उनको एक्सपोर्ट करता था, और यूएसए खुद में ही राइस का एक्सपोर्टिंग नहीं कर पाता, या मतलब यूएसए खुद ही राइस उगा नहीं पाता है, तो वो दूसरों को कैसे दे सकता है? तो इसलिए इसका जो इफेक्ट था वो, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला। और फिर हम लोग और थोड़ा सा डीपली जाएंगे कि हिटलर ने क्या किया। हिटलर ने तो बोला, मतलब फिर क्या हुआ कि जैसे कि वो जो वैमर वैमर वाली ग्रुप थी, वो तो मतलब डेमोक्रेसी होना चाहती थी। और उनको जो लोगों को अभी प्राइड भी चाहिए था, अभी जर्मनी वाले लोगों को प्राइड चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हिटलर ने बोले कि वो प्राइड मैं दूंगा। और उस लोगों ने उसके उसके टीम में आगे कि अगर हिटलर बोल रहे कि वो हमारे देश का प्राइड करते रहेगा, जो भी उनकी सिचुएशन है वो चेंज कर लेगा। तो हिटलर के देखो, अगर हमें भी कोई ऐसे नेता बोलेंगे कि हम आपकी सिचुएशन चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें उनका साथ देंगे। तो वैसे ही लोगों ने हिटलर का भी साथ दिया। पर फिर हिटलर ने भी और मतलब लोगों को मारने लगा, ये करने लगा। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से थे? उसमें तभी थे एक्सिस पावर और फिर थे एलाइज पावर। ठीक है, कौन कौन से थे? एलाइज पावर तो थे और एक्सिस पावर भी थे। ठीक है, तो एक्सिस पावर में भी कौन कौन थे? तो एक्सिस पावर में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। और एलाई पावर में कौन कौन थे? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और इस बार जो ऑस्ट्रिया पहले जर्मनी के साथ था वो अभी एलाई में यहाँ पर यूएसए आउटसाइड था। ठीक है, तो मतलब जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाई पावर में थे वो तो थे, लेकिन उसमें ऑस्ट्रिया जो पहले सेंट्रल पावर में था वो भी उनमें जुड़ गया। और एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। और जब फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, तब जो हिटलर ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो क्योंकि मतलब उसको पता था कि अभी तो उसके देश का कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसने खुद को सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा कुछ आइडिया पता चल गया होगा इस चैप्टर का। तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In the spring, अभी chapter start करते हैं. In the spring of 1945, a little 11-year boy, a German boy called Helmut, was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. देखो, यहाँ पे हमें एक बॉय की कहानी बताई गई है जिसका नाम है हेलमेट। और देखो, हेलमेट जो आगे जाके हिटलर नहीं बना है, मैं बता देती हूँ, हेलमेट आगे जाके हिटलर नहीं बना है। तो इसको इसको और फिर हिटलर को रिलेट मत करना, ये अलग सी कहानी है, वो उनकी अलग सी कहानी है। तो स्प्रिंग का महीना था और 1945 में एक लिटिल 11 ईयर ओल्ड, मतलब 11 साल का एक बच्चा था, हेलमेट करके, और वो बेड पे लेटा था और उसने अपने पेरेंट्स का डिस्कशन सुन रहा था जो बहुत सीरियस टोन में थे। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or he would commit suicide alone. तो उसके पापा जो थे एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, और उसमें अपनी वाइफ के साथ मतलब डिस्कस कर रहे थे कि वो अपने खुद के फैमिली को मार डालेंगे या फिर खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। His father spoke the fear of revenge, saying, "Now the allies will do us what we did to crippled and jeers." तो अभी उन्होंने बोला कि अभी जो टाइम है, मतलब जो उसके पापा इसलिए कांप रहे थे क्योंकि उनको रिवेंज का डर था। तो वो एक रिवेंज के डर से मतलब घबरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उनके देश में क्रिपल्ड एंड ज्यूज को मारा गया। क्रिपल्ड कौन से होते थे? दिव्यांग लोग थे जिसके हाथ पैर नहीं होते थे। और फिर दूसरे कौन थे? ज्यूज। तो इन लोगों के में मतलब हिटलर ने इन लोगों को बहुत मारा। और इसका बदला एलाइज पावर लेगी। एलाइज में कौन कौन थे? यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, और फिर यूएसए, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये इन लोगों का बदला इनसे लेंगे। तो इसलिए इसके पापा ने सोचा कि इनसे मतलब ये लोग उनको मारे उसके पहले वो ही खुद मर जाए और अपने फैमिली को भी मार डाले। तो इसलिए अगले दिन जो वो फादर है, हेलमेट को उड़ उड़ के पास, मतलब लकड़ियों के पास जाके वो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि उनका आखिरी समय था। फिर वो अपने आप को गोली मारने वाले थे। तो इसलिए लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर वो स्पेंड करने के लिए उसको हेलमेट को अच्छे जगह लेके गए। और फिर बाद में जो लेटर हेलमेट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। और उसके बाद में जो हेलमेट के जो फादर थे, उसने अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार ली। और हेलमेट को अभी तक याद है कि अपने पापा की कैसी ब्लडी यूनिफॉर्म यानी खून वाली यूनिफॉर्म थी, जो फैमिली फायर प्लेस यानी उनके ही घर के पास जलाया गया था।
So traumatized he was by had overhead and what had happened. Yet he reacted by refusing to eat for the long 9 years. He was afraid that his mother might poison him. तो इसका मतलब क्या है कि वो इतना डर गया था कि पूरे 9 साल तक उसने खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसकी मम्मी ने भी शायद उसमें पॉइजन मिला के रखा, क्योंकि उसकी मम्मी भी मरना चाहती थी, उसको भी मरवाना चाहती थी। मतलब ऐसा नहीं कि बेटे को मरवाना चाहती थी, पर जो रीजन था उसके वजह से वो मरवाना चाहती थी। तो शायद उन्होंने उसमें पॉइजन मिला दिया, तो इसके डर से उसने 9 साल तक खाना नहीं खाया। Also, Helmut may not have realized that it meant his father had been a Nazi and supporter of Adolf Hitler. तो अभी तक उसको उसको मतलब इतना अच्छे से पता ही नहीं चला हेलमेट को भी इसके पापा जो थे नाजी थे, और उनका जो आइडियोलॉजी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाजीज्म। तो चैप्टर का आइडियोलॉजी क्या है? नाजीज्म। जो नाजी के लोग थे उनका आइडियोलॉजी था नाजीज्म। तो उसके पापा एक नाजी से एक सपोर्टर भी थे हिटलर के। मैनी ऑफ हियर अबाउट नाजीज एंड हिटलर। तो आपने मेनली कहानी वगैरह में हिटलर का नाम सुना होगा कि हिटलर जैसा करता था, मैं हिटलर बनूंगा, वो बनूंगा। तो हिटलर का आपने मेनली सुना होगा कि हिटलर बहुत रूड वे का था, तो इसलिए लोग मेनली अगर कोई ऐसे कैरेक्टर प्ले करते तो हिटलर का नाम देते रहते हैं। You probably know of Hitler's determination to make Germany into mighty power and his ambition of conquering all of Europe. तो आपको हिटलर के बारे में उसका जो निशाना क्या था कि वो एक तो जर्मनी को बहुत पावरफुल बनाना चाहता था और वो पूरे यूरोप को कंट्रोल करना चाहता था। एक तो मतलब मेनली पहले जर्मनी को पावरफुल बनाना चाहता था और उसके हेल्प से पूरे यूरोप के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि उसने जीएस को भी किल किया। नाजिज्म वाज नॉट ऑफ टू और वन और टू एक्ट्स, मतलब उसके बारे में एक ही एक्ट नहीं है कि उनको यूरोप को ही कंट्रोल करना, और भी बहुत सारे हैं। इट वाज अ सिस्टम द स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज ऑफ वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे कि नाजिज्म क्या था। लेट अस सी व्हाई हेलमुट फादर किल्ड हिमसेल्फ, व्हाट वाज द बेसिक फियर बस। तो अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हेलमेट के फादर ने अपने आप को किल क्यों किया और फिर वो उनको किस बात का मेनली डर था। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। तो 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक हुआ था? 1939 टू 1945 में। और 1945 में जो एक्सिस पावर थे यानी जो जर्मनी वाला पार्ट था वो एलाइज में सरेंडेड हो गया यहाँ। Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in Italy. तो जब मई 1945 में जर्मनी सरेंडेड हो गया एलाइज को, तो जो हिटलर और उनके जो मिनिस्टर थे गोबलिस और उनके एंटर फैमिली को लेके सुसाइड कर लिया। कौन सी जगह थी? बर्लिन करके एक जगह थी, बर्लिन में बंकर यानी जो जो एक गड्ढा वाला पार्ट होता है उसमें जाके उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया अप्रैल में बर्लिन वाला जगह में। किस किसने? हिटलर और उसका मिनिस्टर था गोबल्स और उसके पूरे फैमिली ने। ठीक है। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crime against humanity। और जब ये जो युद्ध खत्म हो गया तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये देखो ये नाम याद रखना, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये कोर्ट था, यानी ऐसे बोल सकते कि ट्रायल करने के लिए था कि जो लोग है नाजी वाले जो लोग थे वो सच्ची में गुनहगार थे कि नहीं थे। अभी उनमें से उन्होंने नाजी वाले लोगों में से 11 लोगों को ही अरेस्ट किया जो एलाइज पावर थी। क्यों उन्होंने सिर्फ 11 लोगों को अरेस्ट किया? क्योंकि उनको लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके ऊपर बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस था और इससे लोगों ने भी बहुत मतलब बुरा समय देखा था, तो इसलिए वो फिर से ऐसा नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने नाजी के सिर्फ 11 लोगों को ही मतलब सुसाइड मतलब ऐसे मारा था। ठीक है। ट्रायल कोर्ट में, ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में जो नरमबर्ग में सेटअप किया गया था जो भी नाजी को प्रोस्टिक्यूट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीस के अगेंस्ट क्राइम किया, वॉर क्राइम्स किया, ह्यूमैनिटी यानी जो इंसानियत के लिए क्राइम किया, क्योंकि उन्होंने जो बेचारे इनोसेंट वाले लोगों को मार लिया जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। क्रिपल लोगों को उनकी तो बिल्कुल नहीं थी। मतलब हिटलर की क्या सोच थी कि वो ना अपना देश को पावरफुल बनाना चाहता था, इसलिए पावरफुल लोग भी चाहिए था। अभी देखो ये दिव्यांग लोग, उनकी उसकी सोच के अनुसार ये तो फिजिकली मेंटली वीक होता है तो ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उससे अच्छा इनको मार ही दे। तो इसलिए हिटलर जो दिव्यांग यानी क्रिपल लोगों को यूएस से उनकी कोई दुश्मनी थी इसलिए वो मार देते थे। तो
crime against humanity Germans conduct during the war, especially those action which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were this act? तो मतलब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के मतलब इंसान को ही मार डाला, तो ये क्राइम होता है, गुनाह होता है। अगर हमने एक इंसान को मारा तो इतना बड़ा गुनाह हो सकता है, सोचो उसने हजारों लोगों को मारा होगा, हजारों से ऊपर लोगों को मारा होगा, तो कितना बड़ा गुनाह होगा। वो तो मर गया, लेकिन उसके जो लोग थे, नाजी जो लोग थे, वो तो फंस गए ना। तो वैसे ही एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, केसर विलियम टू जो थे राजा थे, उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। तो अभी क्या हुआ कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जर्मनी को बहुत सारा पैसा देना पड़ा है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण, उनके ऊपर बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस था। और जर्मनी भी, सॉरी, जो एलाइज पावर भी उनके ऊपर बहुत रूल भी करती थी, उनको पैसे मांगती थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि जर्मनी के पास पैसा नहीं था, और इसकी जितनी भी भरपाई करनी पड़ी, किसको करनी पड़ी, वेमायर रिपब्लिक को। लेकिन उसके वेमायर रिपब्लिक का इसका कुछ मतलब उसका वेमायर रिपब्लिक ने तो ऐसे कुछ नहीं किया था, किया किसने था, जो रूल करते थे। तो वैसे ही जो हिटलर रूल करता था, वो तो मर गया, लेकिन लोगों को भी मार के ही गया। लोग कितने सारे जो ऐसे नहीं कि जो हेलमट के फादर ही मरे, किसने, बहुत लोगों ने भी सुसाइड किया। इन लोगों जो एलाइस लोगों ने भी मारा, तो उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। मतलब गलती और किसी की, और उसकी जो सजा और किसी को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में यही बताया गया कि जो एलेक्स पावर मेनली कौन कौन थे, यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया भी था, जो यूएसएसआर है उसको रसिया बोलते हैं, जो 1941 में यूएसए भी ज्वाइन हुआ। तो यूके, यूएसए, फ्रांस, रसिया और ऑस्ट्रिया भी बाद में जुड़ गया। और एक्सिस पावर में कौन कौन था, जर्मनी, इटली, जापान। और तो ये तीन कंट्रीज थी यूरोप की। Under the shadow of Second World War, Germany had waged a general war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। तो वो एक तो बात जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें भी जर्मनी ने जो जेनोसाइड वॉर यानी मास मर्डर किया। मास मर्डर यानी वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से लोगों को मार लिया, जैसे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है, इन लोगों को मार दिया, ये दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप है, इन लोगों को मार दिया। तो वो एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वो मास मर्डर कर रहा था उन इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप के, जिसकी गलती भी नहीं थी। Number of people killed including 6 million Jews, कितने गया, जिप्सिस को एक ग्रुप थे, 1 मिलियन पॉलिश सिटीजन यानी जो पोलैंड के जो लोग थे, उन लोगों को भी मार लिया। 70,000 जर्मन वर कंसिडर मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसेट इन पॉलिटिकल अपोनेंट। उसने कितने लोगों को मार लिया, 6 मिलियन जूस को। 2 लाख, अगर मैं इसको मतलब इंडिया के माध्यम से पढ़ूँ, तो 2 लाख जिप्सिस के ग्रुप को, 6 मिलियन Jews, 2 लाख gypsies, 1 मिलियन Polish citizens, 70,000 जर्मन्स, और जो मेंटली फिजिकली वीक थे, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे जो हिटलर के विरुद्ध थे, उसको भी उसने मार डाला। कि कितने लोगों को मार लिया, 6 मिलियन जो जीएस, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलैंड के जो लोग थे, 70,000 जर्मन जो मेंटली फिजिकली वीक थे यानी डिसेबल थे, और उन पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी मार लिया। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in a various killing center like ऑस्टिज। देखो ऑस्टिज वाला नाम भी याद रखना, क्योंकि वो जो जितने भी लोग को मारते थे ना, एक सेंट्रल किलिंग सेंटर उसने बना के रख दिया था, और उसपे जो किलिंग सेंटर था वो था ऑस्टिज। ओके, ऑस्टिज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक नरमबर्ग में ट्रिब्यूनल यानी एक ट्रायल कोर्ट खुला था, जिसमें लोगों को, जो नाजी लोगों को सजा दी जाती थी। तो उसमें से जो 11 लीडिंग नाजीज थे, 11 नाजी को ही सजा सुनाई थी, और बाकी जितने भी थे उनको पूरी जिंदगी के लिए जेल में रखने के लिए बोल दिया। The retribution did not came, yet the punishment of the Nazis was fed too much of brutality and extent of their crime। तो उनको जो सजा दी गई थी पूरी जिंदगी में जेल में रहने की, वो भी कम थी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को मारा है, उसके अगर उसके नजरिया से देखें तो ये बहुत कम पनिशमेंट थी। पर एलाइस को नहीं चाहती थी कि फिर से जिस प्रकार से उनको हार्ट नहीं होना था, जैसे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए थे, ठीक है।
Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly tracked back to the German experience at the end of First World War. What was its experience? तो सबको यही लगा कि मतलब जो जर्मनी का एक्सपीरियंस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है वैसे ही वो हो जाएगा। तो अभी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हमारा इसका जो पार्ट है वो है बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, यानी इसमें जो राजा थे केजर विलियम टू उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1918 में अपने गद्दी छोड़ दी और तभी जाके फॉर्म ऑफ वेमार रिपब्लिक जो डेमोक्रेसी होना चाहते थे। ठीक है, जर्मनी पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली इयर्स ऑफ 20th century for the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia। तो जर्मनी पावरफुल एम्पायर था जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, किसके साथ? ऑस्ट्रियन के साथ। किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ऑल जन दी वॉर इंस्टेंटली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। तो सबको तो यही लगा कि ये जो वॉर है वो एक साल में खत्म हो जाएगा, मतलब ज्यादा समय तक नहीं चला था, पर किसी को नहीं पता चला था कि 4 साल तक ये वॉर जो है वो चलता रहेगा। और इतने टाइम तक वो वॉर चलता रहा कि जो यूरोपियन के जितने भी रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे ड्रेन यानी खाली होते जा रहे थे। Germany made initial gains by occupying फ्रेंच एंड बेल्जियम। तो जो जर्मनी क्या करता था कि पहले धीरे धीरे जो फ्रेंच और बेल्जियम को मतलब क्या करता था ऑक्युपाई। देखो ये मान लो कि ये जर्मनी वाला पार्ट है और वो क्या कर रहा था धीरे धीरे जो फ्रांस बेल्जियम को करके फ्रांस को अपने अंडर करना चाहता था। क्या? जर्मनी धीरे धीरे वो कर रहा था, लेकिन हाउएवर दी allies strengthened by the US entry in 1917 won defeating Germany and the Central Power in November 1918। तो जैसे ही 1917 में यूएस ने एंट्री मारी तो उसने 1918 तक नवंबर 1918 तक जर्मनी और जितने भी सेंट्रल पावर को हरा दिया और जो एलाइज पावर है वो जीत गया। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the Emperor gave an opportunity parliamentary parties to recast Germany polity। तो जिस प्रकार से जर्मनी हार गया तो जो राजा जो एम्परर थे उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टीज यानी जो तभी जो पार्टीज थी जर्मनी की उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप जो चाहे वो पॉलिटिक्स में कर सकते हो। और जो एक नेशनल असेंबली जो वेमर वाले प्लेस पे मिली और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर यानी वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग रखना चाहती थी। जैसे कि अभी हमारे में इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पूरे डिफरेंट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, तो वैसी जो वेमर रिपब्लिक का था कि वो एक तो डेमोक्रेटिक करना चाहती थी और जो पार्टीज थी मतलब जो सेंट्रल पावर थी और जो स्टेट पावर थी वो अलग अलग करना चाहती थी। Deputies were now elected to the German parliament or rising on the basis of equal universal votes by all by adults including women। तो इस प्रकार से उन्होंने वेमर रिपब्लिक बनाया जिसमें जो लोगों की चुनाव कैसे होती थी, एक तो महिलाएं भी चुनते थे एडल्ट के साथ साथ, क्योंकि मेनली कंट्रीज में क्या होता है वुमेन्स को अधिकार नहीं जाता है दिया जाता है। और न्यूजीलैंड ऐसा पहला कंट्री था जिसने 1873 में पहले वुमेन्स को वोट देने का राइट दिया था। तो न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव द इक्वल राइट्स टू वुमेन्स इन 1873। This republic, however, was not received well by its own people largely because of the term it was forced to accept the after Germany defeated the end of the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो ये रिपब्लिक थी वो लोगों के ऊपर इतना अच्छा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था जैसे तो जर्मनी को बहुत सारे टर्म्स कवर करने थे और ये जो टर्म्स कवर करने के लिए वेमर रिपब्लिक को थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है। द पीस ट्रीटी एट वर्सल विद द एलाइज वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो जो वर्साइल्स जगह में ये ट्रीटी हुई थी इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोलते हैं। जर्मनी lost its overseas colonies a tenth of its population 13 मतलब इसमें हमें बताया है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उन्होंने क्या क्या लॉस किया। ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ लॉस किया, एक तो उनको 6 मिलियन पाउंड्स भी देने थे तो एलाइज पावर को, और उसके साथ ही उन लोगों ने बहुत लॉस किया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। ठीक है, 13% of its territory, 13% of territories, 10th of its population, 70% of iron, 26% of coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। तो उनको कोल फ्रांस पोलैंड और डेनमार्क लिथुआनिया का देना पड़ा।
एलाइड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी को वीकेंड पावर। और फिर एलाइड पावर ने ये भी बोला कि जर्मनी को अपनी जो पावर है थोड़ी सी कम कर लेनी है। द वॉर गिल्ड क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द एलाइड कंट्री सफर। तो जो लोगों के कारण बहुत लोगों को सफर करना पड़ा और जर्मनी को फोर्स किया गया था कि उनको 6 मिलियन का पाउंड देना पड़ेगा। The Allied armies also occupied the rest of the Rhineland for much of the 1920. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but as well as its itself. तो एक तो उनको क्या हुआ, एक तो 10% पॉपुलेशन दिया गया, कॉलोनीज पे ऑक्यूपाई कर लिया, 13% ऑफ टेरिटरीज, 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ कोल उनको फ्रांस, रशिया, सॉरी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा। फिर उसके बाद एलाइड पावर ने बोला कि अपना पावर थोड़ा सा कम कर लो। फिर उन्होंने 600 पाउंड भी मांगा। एक राइनलैंड करके जगह थी, वहां पे मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी, जो एक रिसोर्स वाली जगह थी जहाँ पे जो जर्मनी को रिसोर्स मिलते थे वो भी उन्होंने हड़प लिया। तो इसलिए जो जर्मन लोगों ने एक तो वेमार रिपब्लिक को इसके लिए दोषी किया आगे, एक तो आप अभी अभी फॉर्म हुए थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, और ये ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में इतना सारा वो लॉस करके आए। ठीक है, देखो जर्मनी ये रहा, और उसमें एक जगह थी राइनलैंड करके, ये भी एलाई सावन ने छीन लिया। देखो ये राइनलैंड करके एक बहुत अच्छी, मतलब बोल सकते हो कि उनको रिसोर्सेज ठीक ठाक उनसे मिल जाते थे। और पोलैंड ने देखो डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड और जो फ्रांस में दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 26% ऑफ कोल दे दिया उन्होंने। ठीक है, और फिर आयरन 74%। तो ये हमने देखा कि वेमार रिपब्लिक किस प्रकार से फॉर्म हुए, बॉर्डर्स ऑफ वेमार रिपब्लिक। फिर सेकंड हमारा है द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, तो किस प्रकार से इफेक्ट हुआ वॉर का। ठीक है, द वॉर हैज अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। डिवास्टिंग यानी डैमेजिंग भी, और प्लस डिस्ट्रक्टिंग यानी जो इसका जो वॉर का इम्पैक्ट हुआ पूरे कॉन्टिनेंट यानी पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट के ऊपर पड़ा, बहुत फिजिकली यानी साइकोलॉजिकली यानी उनके दिमाग के तौर पे, और फाइनेंशियली यानी पैसे के तौर पे, क्योंकि पैसे भी लोगों के पास वॉर के बाद नहीं बचे थे। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डिबेटर्स, यानी यूरोप पहले क्रेडिटर्स था, यानी वो लोगों को हेल्प करता था पैसे देके, यानी लोगों को यानी कंट्रियों को हेल्प करता था पैसे देके। लेकिन यूरोप एक खुद डिबेटर्स यानी पैसे लेने वाला बन गया। अभी वो दूसरे देशों से पैसे मांगता था। अब पहले क्या था, वो क्रेडिटर यानी पैसे देता था, अभी वो पैसे लेता है। Unfortunately, the infant Weimar Republic was made to pay for the sins of its old empire. Infant का यानी यहाँ पे मतलब जब कि जो नया नया वेमार रिपब्लिक बना था, इन सबको ये पे भरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन पापों के कारण जो ओल्ड एम्पायर करके गई थी। सिंस का मतलब है पाप। देखो सही तो बात है, ओल्ड एम्पायर ने जो किया उसका भरपाई किसे करना पड़ा, वेमार रिपब्लिक को। ठीक है, the republic carried the burden of war, guilt and national humiliation and was finally crippled by paying to compassion। एक तो पहले उनको बहुत सारा वॉर का, मतलब पहले तो एक से वॉर का एक बर्डन भी था, नेशनल ह्यूमिलेशन था, लोगों के द्वारा थोड़ा सा हेट भी था, और फिर उनके बाद उनको कंपेशन भी पे करना पड़ा। दोस्त हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स बिकेम easy target to attack in a conservative national circles। तो मेनली जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे वो सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट थे, वो भी इजिली टारगेट में लिए गए और उनको मैंने नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। तो who were called the November criminals? The person who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, Democrats, they became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. This mindset had become a major impact on the political development of the early 1930। तो इसका ये जो माइंडसेट हो गया था लोगों के, इसके कारण बहुत सारे इम्पैक्ट भी पड़ा था। The First World War